अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पास्ट पेपर्स डिस्कशन कैप अटैम्प्ट की डिस्कशन के रेफरेंस से आज कैप 3 का पेपर हुआ, उसी के डिस्कशन के लिए राइज के प्लेटफॉर्म से मैं फिर अदनान रशीद आपके साथ हाजिर हूँ। मैं खुद चूँकि कैप 3 का लेक्चरर हूँ, पढ़ाता हूँ, इसलिए आई वॉज इनवाइटेड टू टेक अप दिस सीट हेयर। मेरे साथ इस डिस्कशन में शामिल हैं मोहम्मद समी, जिन्होंने राइज की टीम को रिसेंटली ज्वाइन किया है। वैसे तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इनका टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो वो मेरे साथ इस डिस्कशन में शामिल होंगे। कैप 3 के पेपर को हम डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि मोहम्मद समी अपना थोड़ा सा कुछ ब्रीफ सा तारुफ करवा दें। वैसे तो जैसे स्टूडेंट फ्रेटर्निटी काफ़ी जानती हैं इनको, लेकिन चूँकि राइज प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा अपने खुद एक अपना तारुफ करवा दें, उसके बाद हम फिर पेपर की डिस्कशन में बात शुरू करते हैं। जी सर, वेलकम टू राइज एंड वेलकम टू दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन ये है कि 2016 दिसंबर के एंड पे मेरे आर्टिकल्स क्वालिफाई हुआ था फर्गूसन से। उधर से आर्टिकल्स क्वालिफाई हुए और साथ ही मेरे पेपर्स भी क्लियर हो गए। और उसके बाद मैं 2-1 साल मैंने एज सीनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट के तौर पे अर्बन यूनिट में काम किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आई सेट अप माई ओन फर्म विद द नेम ऑफ CTEX एडवाइजरी LLP, और रिसेंटली SysTVS Solutions LLP जो है वो भी उसको भी इस्टेब्लिश किया। तो करंटली आई एम वर्किंग एज पार्टनर इन 2 फर्म्स। इसके अलावा जो थोड़ा बहुत आपने बताया है वो वाले मामलात भी साथ हैं, एकेडमिक्स के मामलात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 3 बुक्स की ऑथर करने का भी एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको किया। और तकरीबन कमोबेश 6 साल मुझे हो गए हैं इस फील्ड ऑफ टीचिंग के अंदर और लेक्चरशिप के अंदर। तो मैं बिज़नेस फाइनेंस डिसीजंस, मैनेजरियल फाइनेंशियल एनालिसिस और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ। तो इसके अलावा दीगर भी कुछ मामलात हैं, कुछ लोगों को मालूम है, कुछ को नहीं मालूम। तो ये एक ब्रीफ सा एक तारुफ है मेरा। चलें बच्चे इंशाल्लाह मज़ीद भी इंशाल्लाह आपको जानते रहेंगे साथ साथ। तो मेरे ख्याल आपका पोर्टफोलियो, जो टीचिंग पोर्टफोलियो, बिल्कुल मेरे से मैचिंग है, एक्सेप्ट कि आपने इस पर जो किया, मैं जैसे MFA कंप्लीट नहीं पढ़ाता, उसमें सिर्फ मैं फाइनेंशियल एनालिसिस पढ़ाता हूँ। आप इस पर MFA कंप्लीट इंशाल्लाह ऑन योर ओन पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि आपकी माशाल्लाह मैनेजरियल सब्जेक्ट पे भी ग्रिप है, तो इस वजह से आपने ये फैसला किया। तो चलें जी, एक बार फिर वेलकम ऑन बोर्ड ट्राइज। तो बच्चों, हमारी डिस्कशन स्टार्ट होगी कैप 3 के पेपर के ऊपर कि आज का जो कैप 3 का पेपर हुआ वो कैसा रहा। तो मैं चाहूँगा कि मैं इनमें चूँकि मोहम्मद समी हमारे साथ हैं, इनसे ही पहले हम इनकी इनपुट लें, और फिर जहाँ जहाँ कुछ मुझे लगेगा, कुछ मैं भी कोई वैल्यू ऐड कर सकता हूँ आपके नॉलेज के लिए, वो मैं ऐड करता जाऊँगा। मैं फिर एक बार डिस्क्लेमर दे दूँ, ये डिस्कशन जो हम करते हैं सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनके पेपर ख़त्म हो चुके हैं। अभी जिन बच्चों के पेपर चल रहे हैं, दे शुड जस्ट फोकस ऑन देयर कमिंग पेपर्स। पिछले पेपर जो हो चुके हैं उनकी डिस्कशन को बाद में देखिएगा, पेपर्स ख़त्म होने के बाद देखिएगा। तो समी, सबसे पहले ये बताइए कि आपकी ओवरऑल फीडबैक, अब आपकी स्टूडेंट से भी गपशप कुछ हो चुकी होगी, आज के पेपर के बारे में ओवरऑल फीडबैक क्या है कि क्या बच्चों को इसने फील दी? वाज इट अ गुड वन, ईजी वन, टफ वन, मॉडरेट वन? कहाँ पे लाइक करता है ये पेपर? सर, सबसे पहले तो कतई नज़र इस चीज़ के कि मार्केट में हैशटैग चल रहा है कि ईजीएस्ट पेपर इन द हिस्ट्री एक मामला चल रहा है। हकीकत में इट वाज अ वेरी वेल बैलेंस्ड एंड वेरी, मतलब मैं इसको मॉडरेट में भी इजी साइड पे कहूँगा कि इस अंदाज में ये पेपर प्रिपेयर किया गया था। मैंने इवन थोड़ी सी, मैं इसको प्रूव भी करूँगा, चले मैं तो सिर्फ ये हवाई बात नहीं करूँगा, मैं थोड़ा सा इसको प्रूव करने की कोशिश भी करूँगा कि इस पेपर के अंदर बड़े अच्छे ईजी मार्क्स स्कोरिंग एरियाज बच्चों के लिए अवेलेबल थे कि उन सवालों का इवन फेस टेरर भी नहीं था। बाज़ औक़ात ऐसे सवाल होते हैं कि जिनको देख के डर लगता है, बिल्कुल बंदा डर जाता है और बंदा कहता है यार इसको तो छोड़ो। अच्छी टर्मिनोलॉजी आपने दी है बच्चों को, फेस टेरर वाले सवाल, बिल्कुल तो ठीक कह रहे हैं। उस तरह के सवाल कम थे, ज़्यादा सवाल वो थे कि जिनको देख के फेमिलियरिटी का एलिमेंट ज़्यादा बच्चों को फील हुआ होगा कि यार ये ऐसे सवाल मैंने पहले किए हुए हैं। तो उनमें अगर मैं इसको एनालिस्ट करूं, अभी मैं थोड़ी देर आगे चल के शेयर करूंगा, कुछ नहीं तो 63 मार्क्स ऐसे मुझे नज़र आए हैं जो कि ये आपको कहीं ब्रेक नहीं लगने देंगे। अगर कोई भी बच्चा है वो उसको करने बैठेगा तो मेरा नहीं ख्याल, हाँ 1 का 2-3 चीज़ें तो वो होती हैं, अनसीन होती हैं, एग्जैक्टली, अनएक्सपेक्टेड, और अगेन स्टेप्स के मार्क्स हैं, 12 बच्चों से बात की जा रही होती है। तो गिवन ऑल दिस फैक्ट, आई मस्ट से इट वाज अ वेरी वेल बैलेंस्ड पेपर एंड यस डूएबल विद इन द गिवन 3 hours and 15 minutes. सो इट वाज एन इजी वन अकॉर्डिंग टू मी। आई एग्री विद यू। मेरी भी जो स्टूडेंट से फीडबैक है उनका भी बिल्कुल यही कहना है, बहुत आसान है। बल्कि मुझे तो कुछ सवालों के बारे में बच्चों ने, कोई टॉपिक था, एक तो उनके बच्चों की दुआ बड़ी कबूल हुई, CVP नहीं आया। तो कहते हैं बच्चे ने मुझे कोई भेजी थी आजकल जिस जो चलती हैं, मैंने इस आंटी से दुआ कराई तो मेरी दुआ कबूल हो गई है, CVP नहीं आया, तो वो एक अच्छा हो गया बच्चों के साथ। और दूसरा, मुझे कुछ 2-3 सवालों के बारे में बच्चे ने कहा हम सर दुआ करते हैं यार, जैसी इलस्ट्रेशन हमने की है, इस इलस्ट्रेशन जैसा सवाल आ जाए तो क्या ही बात है।
तो शायद 2 सवाल बीच में ऐसे थे जो बिल्कुल इलस्ट्रेशन लेवल के थे। खैर आगे हम चलेंगे तो बात करेंगे, लेकिन इलस्ट्रेशन लेवल के सवाल थे, मतलब बहुत इजी मार्क्स भी थे सवाल में, मॉडरेट सवाल भी थे, और एक आध सवाल हम कह सकते हैं थोड़ा चैलेंजिंग भी था। अगर 9 में से एक आध चैलेंजिंग हो जाए तो कोई ऐसा हम उसको टफ पेपर नहीं कहते। तो ओवरऑल इट वाज इजी पेपर। बिल्कुल तो अगर हम दूसरा सवाल इसकी तरफ आए, इसको एक और एंगल से देखें कि हमारा जो ICAP ने ग्रिड दिया हुआ है, इसका ब्रेकअप हमारे सिलेबस को ICAP ने 3 ग्रेड में ब्रेक किया होता है, जैसे तमाम स्टूडेंट्स बेटा आपको पता है A, B एंड C। तो उसके बारे में आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है कि ये पेपर क्या उन ग्रेड्स के मुताबिक था और पास्ट पेपर्स के साथ अलाइंड था, या उसमें कोई वेरिएशन नजर आई हमें? सर मुझे वैसे मार्केट से ना कुछ बच्चे शायद ये कहते हुए भी मिलते हैं, मेरे अपने स्टूडेंट्स भी बाज़ औक़ात के सर वो पेपर था वो थोड़ा सा ग्रिड से हट के था। मेरा ख्याल है शायद वो या तो ग्रिड को टेक्निकली या प्रॉपरली उसकी मैपिंग देखते नहीं है या उसको क्लासीफाई नहीं कर पाते। मैं तो रिसेंट पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो मुझे बहुत जगहों पे, चाहे वो BFD हो, चाहे वो कॉस्ट हो, कोई और पेपर है, मुझे 100% कंप्लाइंस फील होती है इन अकॉर्डेंस विद द ग्रेड। मैं फॉर एग्जांपल अगर इसी पेपर को एनालाइज करूँ इन अकॉर्डेंस विद द ऑफिशियल ग्रेड, तो स्टूडेंट्स जो CMA के हैं वो जानते हैं कि 3 हिस्सों में बटा हुआ है ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर। कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन है, कॉस्ट फ्लो है, और कॉस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग एंड डिसीजंस है। उसकी ग्रेड के जो मार्क्स हैं 35 से 45 हैं, 20 से 30 हैं और 30 से 40, ये इन तीनों की क्लासिफिकेशन है। अगर मैं 9 के 9 सवालों को अगर मैं तकसीम करूं तो क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 9 ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन और ओवरहेड्स के ऊपर था, ये दोनों कुल मिला के बनते हैं 31। अब एक सवाल है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर 2 आइटम्स छुपे हुए हैं। एक वो है जो कि स्पेशल ऑर्डर के अगेंस्ट आपने प्राइस बिड करनी है, और इसके अंदर ही छुपा हुआ है लर्निंग कर्व इज पार्ट ऑफ योर पार्ट ए। तो इसको अगर मैं उठा के 5 नंबर वहाँ पे ले जाऊँ, क्वेश्चन 1 का आधा हिस्सा क्योंकि 10 मार्क्स का है, और 5 नंबर मैं उठा के वहाँ पे ले जाऊँ जो कि कॉस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग एंड डिसीजंस है, क्योंकि प्राइस कोट करना इट इज पार्ट ऑफ योर पार्ट सी। तो इस तरह से 36 मार्क्स आपके बनते हैं पहले पार्ट के। ICAP is perfectly in accordance with the weightage। फिर उसके बाद हम चलते हैं कॉस्ट फ्लो पे। कॉस्ट फ्लो में आप जानते हैं पुराना जो कैफ रेट था इसको कॉस्टिंग सिस्टम्स बोला जाता था। तो इसमें वेरिएंस एनालिसिस ऑल्दो इट वाज एन एनालिटिकल डिस्कशन, लेकिन अगेन इट्स पार्ट ऑफ द सेम पार्ट, और ये 8 नंबर यहाँ पे हैं। फिर प्रोसेस कॉस्टिंग अगेन ये वो सवाल था जिसने बच्चों को सहारा दिया। 20 नंबर का सवाल, 20 नंबर का सवाल इलस्ट्रेशन लेवल का। एग्जैक्टली। तो ये 20 नंबर और ये 8 नंबर, ये कुल मिला के 28 बनते हैं। अगेन ग्रेड फॉलोड, क्योंकि इस एरिया से 20 से 30 नंबर की टेस्टिंग एक्सपेक्टेड है, सो 28 नंबर यहाँ से टेस्ट हो गए। फिर जो आखिरी पार्ट है उसके अंदर सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 का आधा पोर्शन जो कि मैंने कहा कि कोटेशन देनी थी, 5 नंबर उसके हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपने बताना था कि क्या हमें सेफ्टी स्टॉक उठाना है, बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना, या वट एवर द केस वाज, 9 नंबर वहाँ से हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 अगेन उसमें उसने कहा था कि नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस ऑफ नॉट मेंटेनिंग द सेफ्टी स्टॉक, वो ऑल्दो थ्योरेटिकल था। 5 नंबर वो थे, वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट से है। फिर क्वेश्चन 5 और 6, अगर मैं होता एज अ स्टूडेंट तो सर क्वेश्चन 5 और 6 वुड हैव बीन दोस क्वेश्चंस दैट आई वुड हैव सिलेक्टेड इन द बिगिनिंग, पहले नंबर पे, क्योंकि इट हैड लेस बीफ, इतना ज़्यादा डाटा नहीं है और रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता बच्चों ने इसको कैसे फोर्स किया, लेकिन काफ़ी बच्चों से बात हुई, उन्होंने कहा है कि हमने भी क्वेश्चन 5 और 6 ही उठाया, क्योंकि डाटा ज़्यादा नहीं था, वेटेज भी ज़्यादा थी, और ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि एब्जॉर्ब ना हो पाए। अगर देखें ना तो 40% ऑफ द पेज है और 17 नंबर उसमें से रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें से। तो इतने से डाटा बिल्कुल ऐसे। तो 36 मार्क्स सर बनते हैं इस पार्ट सी में से, और इसकी ICAP की रिक्वायरमेंट है कि 30 to 40 की टेस्टिंग यहाँ से होगी 100% कंप्लायंस में। तो 100% कंप्लायंस बिल्कुल ठीक है, और अलाइन है बिल्कुल पास्ट ट्रेंड के हिसाब से। पास्ट में भी ICAP बड़ा स्ट्रिक्टली इनको फॉलो करता है ग्रिड्स को। हम बच्चों को यही बताते हैं ग्रिड्स के मुताबिक हम कोशिश करते हैं तैयारी भी कराएं, और स्ट्रिक्टली आप लोगों को कहते भी हैं कि भाई कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, कहीं से भी पेपर एग्जामिनर उठा सकता है, कहीं से छोड़ भी सकता है, तो 100% कवरेज के साथ चलना होता है। तो बहरहाल ग्रिड के बिल्कुल मुताबिक है, उसमें कोई वेरिएशन नज़र नहीं आती। तो अब समझिए अगर हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलना चाहें, कुछ तो हमने क्वेश्चन के चलते चलते नाम ले दिए, लेकिन अगर हम देखना चाहें कि हमें डिफरेंट क्वेश्चन में क्या कोई चैलेंजिंग ट्रीटमेंट थी, या कोई पिछले पास्ट पेपर से हट के कोई ऐसी बात थी जिसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत थी, तो आई वुड लाइक कि आप काइंडली क्वेश्चन वाइज अगर हमें कुछ कमेंट दे सकें, बच्चों को बता सकें कि क्या चैलेंजेस थे, इफ़ एट ऑल कुछ था कोई हट के। बिल्कुल श्योर। अगर हम क्वेश्चन वाइज चलें तो सबसे पहले सेक्शन ए, अच्छा थोड़ा सा अगर मैं बताना चाहूँ सेक्शन ए और बी की, ये वो बात है जो कि मैं उमूमन क्लास में बच्चों को बहुत दफ़ा कह रहा होता हूँ, और वो ये चीज़ होती है क्योंकि बच्चे कहते हैं कि सर ऐसा होगा कि कुछ सवाल सेक्शन ए से ही होंगे, वो सेक्शन ए में ही आया करेंगे, तो हम उसकी कम तैयारी कर जाएँ। मैं उनको हमेशा कहता हूँ ये एग्जामिनर के ऊपर है, उसकी डिस्क्रिप्शन है। एक सवाल अगर तो वो चाह रहा है कि मैं इसको हल्के लेवल पर टेस्ट करूँ तो वो सेक्शन ए में ले जाएगा, अगर उसका दिल कर रहा है कि ये मैंने हैवी टेस्ट करना है, मैं उठा के सेक्शन बी में ले जाएगा। सर यही वाला सवाल देखें जो कि आपका आया है
है लिमिटिंग फैक्टर का और मेक और बाय का, उसने पिछली अटेम्प्ट में सेक्शन बी में रखा हुआ था, इट वाज अ हैवी क्वेश्चन, लेकिन इसमें वो उठा के सेक्शन ए में ले गया। लेकिन उसने किया भी काम भी इंटरेस्टिंग है ना, 17 नंबर का सवाल से 2 क्वेश्चन बना दिए। अच्छा ये काम किया, ये उसने काम एक अच्छा कर दिया। अच्छा फिर वेरिएंस देखें ना, लास्ट अटेम्प्ट में वेरिएंस वाज पार्ट ऑफ सेक्शन बी, इट वाज अ हैवी क्वेश्चन, इसमें वो ले गया एनालिटिकल। आप भी सिर्फ डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्टिव क्या न्यूमेरिकल नहीं है। बिल्कुल, ये एक छोटा सा मैंने पॉइंट रखना था आपके सामने। अब चलते हैं क्वेश्चन वाइज। अच्छा, सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं चूंकि अमूमन आमतौर पर जब बच्चों से भी एक पेपर एज अ होल डिस्कस करता हूँ तो मैं रेफरेंस यूज़ करता हूँ पास पेपर्स का, ताकि बच्चे रिलेट कर लें, क्योंकि बच्चों की याद होती है। तो मुझे जहाँ तक लगता है रिसेंट पास्ट में ये इस तरह का सवाल 3 दफ़ा टेस्ट हो चुका है। मैं नाम भी ले लेता हूँ ताकि बच्चों को ज़रा ईजी भी हो जाए। एक स्प्रिंग 17 का पहला सवाल था स्मार्ट प्रोसेसिंग लिमिटेड के नाम से, फिर स्प्रिंग 19 का क्वेश्चन 8 था जैस्मिन लिमिटेड, फिर अगर हम ओल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सवाल उठाएं, ऑल दो ये स्टडी टेक्स्ट में है, दैट इज़ क्वालिटी प्लास्टिक्स लिमिटेड। ये इस तरह के सवाल और इसके अलावा भी सवाल हैं जो कि बच्चे आमतौर पर इलस्ट्रेशंस करते रहते हैं कि जिसमें आपको एक ऑर्डर आता है और उस ऑर्डर में सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं उसके अगेंस्ट आपने या तो मिनिमम कॉस्ट बतानी होती है, मिनिमम प्राइस बतानी होती है, या आपने प्राइस कोट करनी होती है। तो इसमें भी बिल्कुल इसी तरह से था, ये यूनिट्स आपको रिक्वायर्ड थे कि आपने बना के अंडर द ऑर्डर डिलीवर करने हैं, उसके लिए रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए उसने नीचे मेंशन किया हुआ है, और आगे उसने मार्जिन के ऊपर बात की हुई है कि जी प्रॉफिट मार्जिन कितना है, वो 35% है, और इसके अंदर लर्निंग कर्व की इन्वॉल्वमेंट, लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट भी है। तो ये वाले मामलात इस तरह से पास में टेस्ट भी हो चुके हुए हैं। यस, कुछ 1-2 चीज़ें हैं जो कि बच्चों को थोड़ा सा उसने तंग किया होगा, और वो है रॉ मटेरियल कंजम्पशन के हवाले से वेस्टेज है, वेस्टेज की परसेंटेज उसने अप्लाई करवा दी है ऑन द एक्चुअल रॉ मटेरियल जो कि प्रोडक्ट का पार्ट बनने जा रहा है आफ्टर लॉस वाला, नेट क्वांटिटी जिसको कहते हैं, नेट क्वांटिटी के ऊपर लॉस कैलकुलेट हो रहा है, नेट वेट का, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था, इसने बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज किया होगा। बाकी लर्निंग कर्व इसके अंदर है, 4 बैचेस की टोटल रिक्वायरमेंट है, लर्निंग कर्व 3 बैचेस तक चल रहा है, तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एट ऑल, इट इज वन ऑफ दोस क्वेश्चंस जिसके बारे में मैं कहूंगा जो कि इजी मार्क्स गिविंग है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जिस तरह कहते हो ना बच्चों को कि आपको हर चीज़ ज़रूरी नहीं वो मिले जो आपने ऐसे ही वैसे देखी हो, जैसे आपने पहले देखी हो। हर क्वेश्चन में बी प्रिपेयर्ड, कुछ ना कुछ नया होता है। जैसे समी साहब ने कहा कि ज़्यादातर चीज़ें तो बिल्कुल वैसी हैं, माजी के क्वेश्चन से मिलती जुलती। 10 में से आप कह सकते हैं 8 नंबर वैसे ही हैं, 9 नंबर वैसे ही जो पहले सवालों में माजी में आए हुए हैं। 1-2 चीज़ें जैसे सर ने कुछ बता दिया डिफरेंट जो उसने किया, उसने वेस्टेज भी काम की है। वैसे बाद में वेस्टेज कम होने वाला काम भी क्वालिटी प्लास्टिक टीपीएल में हुआ हुआ काम ही, बस यहाँ पे उसने उसका अंदाज बदल दिया कि जी वेस्टेज 5% है नेट क्वांटिटी की, और अगले बैच से 10% कम हो जाएगी। बच्चा कंफ्यूज हो गया 5% से 10% कम कैसे होगी, तो भाई 5 का शायद 10% कम होनी है। पहले बैच में अगर 5% वेस्टेज है तो दूसरे बैच में शायद 4 या 5% रह जाएगी। 5% का जब 90% लेंगे तो ये छोटी सी उसने डिफरेंट डाली। लेकिन अगर आप सवाल पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कोई चैलेंज नहीं होता। और अगर खुदा ना खास्ता कोई बच्चा इस चीज़ को नहीं भी ट्रीट कर पाया तो 1 नंबर, सवाल नहीं गलत होता है। मैं आपको क्लास में रिपीटेडली बता चुका हूँ। एक पॉइंट आपने पिक नहीं किया, उसको नहीं हैंडल कर पाए तो 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर, इससे ज़्यादा कोई एक स्टेप होता नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 की थोड़ी बातें होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में क्या कहेंगे? इन्वेंट्री के ऊपर सवाल था, सेफ्टी स्टॉक की कहानी यहाँ पे कुछ है। बच्चों के पर्सपेक्टिव से अगर इस सवाल को देखूं, अपने पर्सपेक्टिव से नहीं, बच्चों के पर्सपेक्टिव से, तो अगेन मैं समझता हूं कि इट वाज नॉट वन ऑफ दोज क्वेश्चंस जिसके बारे में बच्चा कहता होगा कि यार ये इजी मार्क्स गिविंग क्वेश्चंस थे। इट वोंट बी अनयूजुअल टू से कि बच्चे ने शायद इसको आखिरी 1, 2, 3 सवालों में जाके मुश्किल सवालों में क्लासिफाई किया होगा, ड्यू टू द रीजन के आमतौर पे बच्चा आदी होता है कि ऑल्दो उसको बताया जाता है क्लास में कि प्रोबेबिलिटी अटैच हो सकती है कंजम्पशन के साथ भी, लीड टाइम के साथ भी अटैच हो सकती है। चूंकि ज़्यादा सवाल स्टडी टेक्स्ट में भी और पास पेपर्स में कंजम्पशन के साथ प्रोबेबिलिटी अटैच होने वाले हैं, तो इसलिए लीड टाइम का इतना ज़्यादा पास में मवाद भी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए उसकी प्रैक्टिस कम ही होती है। तो इस सवाल में द प्रोबेबिलिटी वाज अटैच्ड विद बेसिकली द लीड टाइम। उसके बारे में उसने बताया हुआ है सवाल में कि अगर 4 दिनों से डिले है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 10% है, अगर 10 दिनों से डिले होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 6% है। तो इसमें यहाँ पे हमें ये चीज़ देखनी थी कि सिनेरियो एनालिसिस के ज़रिए से हम इस चीज़ को हैंडल कर सकते थे कि हमें 3 एक सिनेरियोज बनाने थे कि अगर हमारा सेफ्टी स्टॉक 1 दिन के बराबर है वर्सेस अगर पॉलिसी है। एग्जैक्टली, क्योंकि ये भी मैं क्लास में बता रहा होता हूँ, ज़ाहिर आप भी, जो भी उस्ताद है बताता है कि जितने डिले डेज हैं उसके लिए हमें सेफ्टी स्टॉक रखना है, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक का मकसद क्या है कि भाई 1 भी दिन का डिले है तो उसके लिए मेरे पास स्टॉक आउट मेरा ना हो, तो उसके लिए मेरे पास बैकअप पे स्टॉक होना चाहिए। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ थी। इसके लिए हम सिनेरियो एनालिसिस करते हुए टोटल होल्डिंग और टोटल जो हमारी होल्डिंग कॉस्ट के अलावा जो दूसरी कॉस्ट होती है स्टॉक आउट कॉस्ट, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक एंड एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट, उसका हमने एनालिसिस करना था। तो वो लेवल जहाँ पे वो सेफ्टी स्टॉक का लेवल जहाँ पे कॉस्ट सबसे कम है, वी वुड हैव कमेंटेड कि यार ये लेवल हमारा स्टॉक, हमारा जो सेफ्टी स्टॉक है
वो हमारा सबसे फाइनेंशियली फिजिबल है, उसको करंट से कंपेयर कर लेते और हम फिर बता देते कि क्या हमें इंक्रीज करने की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि करंटली उसने बताया हुआ है कि हम 2000 के यूनिट्स जो है एक दिन का सेफ्टी स्टॉक रख रहे हैं, एक दिन का रख रहे हैं। एक ऑप्शन बननी थी 4 दिन का सेफ्टी स्टॉक, मतलब आपके बन जाते थे 4 × 2 8000 यूनिट्स। एक दिन ऑप्शन बननी थी 10,000 का सेफ्टी, 10 दिनों का सेफ्टी स्टॉक, 10 × 2000 20,000 का सेफ्टी स्टॉक। सो 2000 यूनिट सेफ्टी स्टॉक, 8000 यूनिट सेफ्टी स्टॉक और 20,000 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक। इन 3 ऑप्शंस के लिए हमने एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट करनी थी, एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक। और जिस ऑप्शन पे कॉस्ट लीस्ट आनी थी, सम इन दोनों कॉस्ट का लीस्ट आना था, उस ऑप्शन को हमने रिकमेंड कर देना था, वो चाहे करंट पॉलिसी होती या जो नई ऑप्शन उनमें से होती। इसमें सिर्फ एक छोटा सा कैच था कि होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट गिवन नहीं थी, तो वो पहले पैरा में ईओक्यू की सारी इंफॉर्मेशन गिवन थी, उस पैरा से आपने CH ईओक्यू के फार्मूला से वर्कआउट कर लेना था। तो वो CH आपका होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम होती है, सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन में वो वैल्यू यूज हो जानी थी। तो जैसे समी साहब ने कहा, ये स्टूडेंट्स के एंगल से एक मुश्किल सवालों में से एक सवाल था, बल्कि मैं कहूँगा शायद पेपर के मुश्किल 3 सवालों में से एक सवाल था। स्टूडेंट्स के एंगल से 9 नंबर थे, तो इसमें हम कह सकते हैं बच्चों को थोड़ा चैलेंज शायद आया होगा। सर, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अगर हम चलें, जो कि वेरिएंस एनालिसिस के ऊपर सवाल है जी। पहली बात तो ये है कि जो बच्चा वैसे ही आदी नहीं होता इस पेपर में कि वो थ्योरी जो है उसकी चीज़ों को हैंडल करे, बस यही होता है बच्चे को कि मुझे कुछ चंद 1-3-4 सफ़े बने बनाए कहीं से मिल जाए, मैं उसको रट लूँ और वही चीज़ पेपर में आ जाए और मैं उसको करके पास हो जाऊँ। तो बहरहाल वो भी एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये थोड़ा सा रूटीन से हटके है। जहाँ तक इस सवाल की नोयत की बात की जाए तो एक टॉपिक तो है जो कि हम क्लास में बड़ा स्पेसिफिकली कवर करवाते हैं, सारे ही करवाते हैं, और वो रीजंस फॉर वेरिएंस का होता है। अमूमन इसकी टेस्टिंग इस तरह से पास में देखी गई है कि पार्ट A was based on the calculation of the variances and part B was basically like कि आप बताएं कि ये जो पार्ट A में आपने ये वेरिएंस निकाला है, ये एडवर्स क्यों है। पॉसिबल कॉजेज का ये आमतौर पे वर्ड यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे उसने थोड़ा रिवर्स प्ले किया है। रिवर्स प्ले करने का भी बच्चा थोड़ा आदी हो जाता है, लेकिन वो कैलकुलेशंस की हद तक कि यार अगर मुझे कुछ एडवर्स वेरिएंसेस दे दिए जाएँ या फेवरेबल दे दिया जाए तो मैं कुछ वेरिएबल्स कैलकुलेट कर लूँ, उसका भी वो आदी होता है। लेकिन गिवन द वेरिएंसेस, उससे ये आप एक्सपेक्ट करें कि अब आप थोड़ा सा रीजंस फॉर वेरिएंस के ऊपर इंटेलिजेंट गुफ्तगू कर रहे हैं, वो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल था। एक तो वर्ड उसने यूज़ कर लिया डिस्कस, जो हम थोड़ी सी बात भी कर रहे थे कुछ देर पहले। अब बच्चे इसको बुलेट्स की फॉर्म में जवाब दें या डिस्कशन करें, अगेन इट इज़ अ बिट सब्जेक्टिव। बहरहाल इसमें अगर मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह से होगी कि उसने कुछ ऐसा बताया हुआ है कि सलमान साहब को नए हायर हुए हैं और उनको कोई टास्क दिया गया है, उसने कुछ वेरिएंस एनालिसिस किया है, तो वो बड़ा सेटिस्फाइड है। उसने कहा है कि ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो वेरिएंसेस ना फेवरेबल आ रहे हैं। तो CFO ने कहा सर नहीं, ऐसा नहीं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इसको फर्दर एनालाइज करें। तो उसने सवाल में ये पूछा रिक्वायरमेंट में कि आप बताएं कि क्या पॉसिबल रीजंस हो सकती हैं कि CFO साहब मुतमईन नहीं है और वो कह रहे हैं फर्दर एनालिसिस करें। मैं इसको ऐसे देखूंगा कि जब मैं क्लास में भी इस चीज़ का जिक्र कर रहा होता हूँ कि ये जो रीजंस फॉर वेरिएंस जितने भी हैं ना, एक रिसोर्स का दूसरे रिसोर्स के वेरिएंस को हिट करता है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपका है फेवरेबल, ठीक है। तो ये फेवरेबल किस वजह से आया होगा? फॉर इंस्टेंस जो बात जहन में आती है वो इस वजह से शायद आया होगा, आपने सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ किया, प्राइस का वेरिएंस फेवरेबल आ गया। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो मटेरियल यील्ड का वेरिएंस जो है वो अनफेवरेबल है, यानी कि इन कंपैरिजन विद व्हाट क्वांटिटी वाज अलाउड, मोर क्वांटिटी वाज एक्चुअली यूज्ड, वेस्टेज ज़्यादा हो गई होगी। सो क्योंकि वेरिएंस का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो वेरिएंस एडवर्स करके गया जो बंदा, उसको अकाउंटेबल ठहराया जाए। तो अकाउंटेबिलिटी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एट द स्ट्रेटेजिक लेवल, तो इसलिए वो शायद इस पे था। फिर इसके अलावा एक वेरिएंस मिस्ड है, और वो क्या है, लेबर रेट वेरिएंस तो दे दिया उसने और वो ठीक है फेवरेबल है। हो सकता है वो इस वजह से फेवरेबल था कि आपने सब स्टैंडर्ड लेबर ऑन बोर्ड की है। एफिशिएंसी वेरिएंस को देखे बगैर किस तरह जज कर सकते हैं? हमने एक डिस्कशन वाली वेरिएंसेस में भी होता है ना, इंटररिलेशनशिप ऑफ वेरिएंसेस भी हम पढ़ते हैं। एग्जैक्टली, तो वो चीज़ यहाँ पे इग्नोर हो रही है। एग्जैक्टली, तो लेबर रेट वेरिएंस इस वजह से था, फॉर एग्जांपल कि आपने बजट किया हुआ था कि आपने स्किल्ड लेबर लेके चलनी है, लेकिन आप सेमी स्किल्ड लेके चल पड़े, आप अनस्किल्ड लेके चल पड़े, वो रेट वेरिएंस तो बड़ा फेवरेबल आ गया। लेकिन एफिशिएंसी की बात की तो पता चला कि इन कंपैरिजन विद द अलाउड और वो ज़्यादा घंटे इस्तेमाल कर रहे हैं। और मटेरियल के रेफरेंस से आप ये भी बात कर सकते हैं कि मिक्स वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस बदलने से प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बदल जाती है आपकी। तो ये भी हमारा कंसर्न होता है। सिर्फ कॉस्ट सेव करना मकसद नहीं, कॉस्ट सेव करना विद गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, ये हमारा मकसद होता है।
तो ये भी हम कह सकते हैं कि ओवरऑल सिर्फ पैटर्न हटा, उसने हमसे वेरिएंसेस कैलकुलेट नहीं करवाए, उसने हमसे डिस्कशन कही, रीजंस की डिस्कशन कही। तो स्टूडेंट्स को मैं भी क्लास में अक्सर बताता रहता हूँ बेटा आइडेंटिफाई करना, एक्सप्लेन करना और डिस्कस करने में डिफरेंस होता है। तो जिन बच्चों ने इस पॉइंट्स को पिक किया था, दिस वाज एन ईजी क्वेश्चन ऑनेस्टली स्पीकिंग। इट जस्ट रिक्वायर्ड रीडिंग, आपकी बुक रीडिंग अगर आपकी है, नोट्स रीडिंग है, तो आप ये सवाल को बड़े अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकते थे समझ के, अगर आपने चीज़ें पढ़ी हैं, जिस पे मैं भी बच्चों को बार बार बताता रहता हूँ कि भाई हमने चीज़ों को न्यूमेरिकल को रटने नहीं है, सवालों को रटना नहीं है, फार्मूला रटना नहीं है, चीज़ों को समझ के चलना है, क्योंकि एग्जामिनर विल टेस्ट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो ये भी हम कह सकते हैं कि आसान सवालों में से एक सवाल था, जिस बच्चे ने किताब पढ़ी हुई है उसके लिए। जी सर, क्वेश्चन नंबर 4 अगेन डिस्कस का वर्ड यूज़ कर गया यहाँ पे, डिस्कस का वर्ड है। और ये इस तरह की चीज़ है कि अगर मैं समझता हूँ कि जस्ट इन केस अगर इसके बारे में किताब में नहीं भी लिखा तो बच्चे को इसका हल्का फुल्का नॉलेज वैसे भी होता है, और क्योंकि वो पढ़ता है कि सेफ्टी स्टॉक रखने का ऑब्जेक्टिव क्या है। सेफ्टी स्टॉक हम इसलिए रखते हैं ताकि स्टॉक आउट ना हो। तो उसने रिवर्स पूछ लिया, उसने कहा बताओ कि यार अगर तुम सेफ्टी स्टॉक नहीं रखते तो एंटिटी को क्या कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने पड़ेंगे, लेकिन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस? नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल तो हम शायद बोल सकते हैं कि यार कंट्रीब्यूशन लॉस हो जाएगा, वहाँ बताते भी हैं कि यार कैलकुलेट भी करते हैं, कैलकुलेट भी करते हैं। तो उसके हवाले से तो बल्कि सवाल आ भी गया, अलग से भी आया हुआ है। तो ठीक है, वो समझ में भी आता है कि करंट कंट्रीब्यूशन लॉस होगा। जब कोई कस्टमर आया, मैं उसकी ऑर्डर उसका सेटिस्फाई नहीं कर सका, कंट्रीब्यूशन लॉस हो गया, फिर वो बंदा जाके मार्केट में बताएगा फ्यूचर कंट्रीब्यूशन लॉस भी होगा। लेकिन इसको थोड़ा सा हमने डिस्कशन करनी है, और डिस्कशन भी नॉन फाइनेंशियल। तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि इसमें ये बात करनी चाहिए थी कि अगर आप मतलब कोई कस्टमर आया है और आप इसको ऑर्डर जो है फुलफिल नहीं कर सके, तो इससे एक वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग चूँकि होती है, तो आपकी जो कंपेटिटिव पोजीशन इन द मार्केट है वो ख़राब होती है, आपकी ब्रांड लॉयल्टी पे इफेक्ट आता है। और आप यूँ समझ लें कि आप यू आर वेलकमिंग योर कंपेटिटर्स के जो गैप आपने क्रिएट किया है वो आके उसको फिल कर देंगे, यू विल लूज योर मार्केट शेयर। तो वो वाला यूँ कह लें कि आपकी जो मार्केटिंग टीम, ब्रांड इमेज, गुडविल, आपकी जो मार्केटिंग टीम ने इतना अरसा लगा के एक ब्रांड आपका डेवलप किया है, आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की थी उसके ऊपर, यू विल सफ़र इन फ्रॉम दैट डायमेंशन एज वेल। तो ये कुछ डिस्कशंस थी जो कि हम इसके अंदर कर सकते थे। अगेन क्योंकि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम फाइनेंस को नहीं छेड़ सकते क्योंकि उसने हमारे ऊपर कैद लगाई हुई है कि नॉन फाइनेंशियल करनी है। तो मैं समझता हूँ कि मैनेजरियल और मार्केटिंग पर्सपेक्टिव जो है वो यहाँ पे डिस्कस हो सकता है। बिल्कुल, मेरे ख्याल में जैसे 5 नंबर है तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स की डिस्कशन बार मोर देन इनफ थी यहाँ पे, क्योंकि डिस्कशन थी। अगर आइडेंटिफाई होता तो शायद आपको 5 पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने होते, यहाँ पे डिस्कशन है तो 2 पॉइंट्स की डिस्कशन ज़्यादा बहुत थी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जैसे हमारी डिस्कशन में पहले ही बात ही, एग्जामिनर ने एक ही डाटा को लेकर 2 सवाल बनाए हैं। तो इनके बारे में आप जी कैसे कहते हैं, ये किस किस्म का सवाल है और ये बच्चों को कैसे, अच्छा डिसीजन मेकिंग में एक जनरल एक बात कर दूं मैं बिफोर यू स्टार्ट डिस्कसिंग दैट, बच्चों को मैं ना एक जब डिसीजन मेकिंग पढ़ाता हूँ तो मैं बच्चों को सबसे पहले चीज़ बताता हूँ, बेटा सिनेरियो पढ़ के पहले इसका रिक्वायरमेंट सिनेरियो आइडेंटिफाई करो कहानी से कि ये किस केस का सवाल है, और फिर हर केस के लिए हमारे पास स्टेप्स होते हैं। ये वाला केस है तो इनको इस स्टेप से सॉल्व करना है, ये वाला केस है तो जैसे लिमिटिंग फैक्टर का केस है तो ऐसे हल होता है, मेक और बाय का केस है तो उसके ये स्टेप्स हैं, फर्दर प्रोसेसिंग का केस है तो उसके ये स्टेप्स हैं। तो पहले केस आइडेंटिफाई करो, फिर स्टेप्स आपको याद होने चाहिए, उन स्टेप्स को आपने अप्लाई करना था क्वेश्चन पे। अक्सर बच्चे सवाल को इस स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं लेके चल रहे होते जिसकी वजह से फंसते हैं। मुझसे कल भी कोई बच्चा पूछ रहा था सर डिसीजन मेकिंग का सवाल में फंस जाते हैं, कैसे शुरू करें? मैंने कहा बेटा ये 2 स्टेप्स की बात है, पहले केस आइडेंटिफाई करो, स्टेप्स आपके पास हैं। तो जनाब आप बताइए इन सवालों को आप कैसे देखते हैं, क्वेश्चन 5 और 6 जो दोनों डिसीजन मेकिंग एरिया से हैं। थोड़ी सी इसकी डिस्कशन मैं भी हल्का सा सिर्फ ऐड ऑन सिर्फ करना चाहूँगा, फिर इन्हीं सवालों पे वापस आएंगे। जो एक बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल इसी तरह से करते हैं। बच्चों का ज़्यादा फोकस होता है बस पढ़ने पे, पढ़ लो किसी तरह। मैं हमेशा बच्चों को ना एक बात करता हूँ, वो मैं ये करता हूँ कि यार इतना बड़ा सवाल है ना जो पूरे सफ़े पे है, इसकी ना रिक्वायरमेंट पे हाथ रखो, अब इस सवाल को पढ़ो। ये पता नहीं सवाल तुम्हें कहाँ कहाँ ले जाए। तुम अगर वैसे इंडिपेंडेंटली सवाल को पढ़ो तो पता नहीं तुम ये भी कैलकुलेट कर सकते हो, तुम इसे ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। अब रिक्वायरमेंट हटाओ, इसने तुम्हें तुम्हारी सोच को स्ट्रीमलाइन कर दिया। अब तुम्हें बता दिया कि दिस इज वेयर यू हैव टू गो, नाउ यू विल बी डूइंग द डाटा माइनिंग इन अ वेरी फोकस्ड वे। जैसे आपने वर्ड यूज़ किया, फोकस आपका बेहतर हो जाता है। तो रिक्वायरमेंट हमेशा फोकस डेवलप करता है, रिक्वायरमेंट से पता चल जाता है कि जाना कहाँ है, और फिर डाटा जब आप ढूंढते हैं वो भी बड़ा स्ट्रीमलाइन डाटा होता है। सवाल पढ़ने का तरीका भी होता है, पहले आप रिक्वायरमेंट पढ़िए फिर रीडिंग शुरू कीजिए, रीडिंग आपकी वेस्ट हो जाती है।
बिल्कुल उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। अच्छा सर, जैसे मेरा ख्याल है अभी भी जिक्र हुआ था 5 और 6 क्वेश्चन, अगर मैं स्टूडेंट होता और मैं अटेंड में होता मैंने तो इसको उठाना था। क्वेश्चन 5 कुछ भी नहीं है, बेसिक लेवल का लिमिटिंग फैक्टर का सवाल है, मैं तो ये भी नहीं समझता कि इसको डिस्कस होना चाहिए। यानी उसने लिमिटिंग फैक्टर लेबर आवर्स का रखा हुआ है, बजट प्रिपेयर किया हुआ है ओरिजिनल 2 लाख घंटों की बेस पे, फिर वो कह रहा है कि नहीं असल में जो हमारे घंटे हैं ना अवेलेबल वो 1,40,000 हैं, उस हिसाब से आपने जो ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लानिंग करनी है। और इंपॉर्टेंट कैच इसमें ये है कि उसने कहा है प्रोडक्ट वाइज, ठीक है ऑप्टिमल प्लान बनता ही प्रोडक्ट वाइज है, लेकिन प्रॉफिट कैलकुलेट करना, और प्रॉफिट ज़ाहिर तब कैलकुलेट होता है, ये कंट्रीब्यूशन नहीं है प्रॉफिट है, तब होगा जब फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट होगी, वो प्रोडक्ट वाइज जाएगी। और उसके लिए उसने गाइडेंस दे दी है कि इसकी एलोकेशन होनी है सर बेस्ड ऑन यूनिट प्राइस बेसिस पे। तो यहाँ ये इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने तरतीब देनी है बेस्ड ऑन द लिमिटिंग फैक्टर ऑफ लेबर, और जिसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है पहले, सो ऑन एंड सो, पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिर कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, उसके बाद रैंकिंग के बाद प्रोडक्शन प्लान, प्रोडक्शन के बाद पीएनएल, और पीएनएल में जो फिक्स्ड ओवरहेड्स उनकी तकसीम हो जाएगी यूनिट बेसिस पे। तो ये तो हो गया पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, इट्स नॉट पार्ट ए। और क्वेश्चन नंबर 6 सेम डाटा को यूज करके उसने कहा जी कुछ और काम करना, तो वहाँ पे क्या होना था जी हमारे साथ? सर ये जो है मैं इसको कहता हूँ कि इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। जब मैं इसको पढ़ा रहा होता हूँ और मैं इसको जब मेक और बाय में जाता हूँ ना, तो मैं इसको कहता हूँ कि दिस टाइप ऑफ मेक और बाय इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। यहाँ पे उसने वही प्रोडक्ट्स रखे हैं और यहाँ पे उसने एक डोमेन खोल दिया, और वो ये है कि यही प्रोडक्ट तुम बाहर से भी खरीद सकते हो। और ये बेसिकली इस तरह से उसको देखना होगा कि यहाँ पे हमें आमतौर पर ये चीज़ देखनी होती है कि इन हाउस सेविंग पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किस प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा है। जिसकी सबसे ज़्यादा इन हाउस सेविंग पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है उसको सबसे पहले मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इसी तरतीब से मैन्युफैक्चर करते चले जाएंगे, जितने इन हाउस बन गए, जितने बच गए वो बाहर से खरीदे जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे नया प्रोडक्शन प्लान बनेगा, यहाँ पे दोबारा नई रैंकिंग, नया प्रोडक्शन प्लान, और उसके बाद जो इन हाउस प्रोड्यूस कर लिया 140,000 आवर्स में वो बना लिए, जो बच जाएंगे वो सारे के सारे आउटसोर्स कर देंगे हम। बिल्कुल। और यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट उसने कहा जी क्वांटिटीज ऑफ ईच, यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करना, शुड बी प्रोड्यूस इंटरनली सो दैट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। हमने इसमें इसने ये बात काट रहा हूँ आपकी, सॉरी, उसमें ये भी उसने कहा है कि आप सिर्फ ये बता दें कि कौन सी प्रोडक्ट इंटरनली प्रोड्यूस होना है, बाहर वाला ना बताएं। बाहर वाला बात ही नहीं, तो बिल्कुल ही आप समझिए तो बिल्कुल ही बोनस हो गया। 7 नंबर में उसने ऐसे करके दिया। प्राइस की जो परचेज प्राइस की कैलकुलेशन है वो भी उसने गाइडेंस दे दी है कि जो सेल प्राइस है उसका 80% जो है वो हमें, तो बिल्कुल ये मेरे ख्याल में इजीएस्ट क्वेश्चन में से है। इस पेपर में जो इजीएस्ट क्वेश्चन में से ये दोनों क्वेश्चन है, बोनस के तौर पे मुझे लगता है मिले हुए हैं बच्चों को। तो जनाब हम मूव करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन ए में जनाब 49 मार्क्स हमारे यहाँ हैं। आईकैप का पैटर्न यही होता है। सेक्शन ए में अप्रॉक्सीमेटली 50 मार्क, 49, 50, 51 यहीं पे रहता है आईकैप। और सेक्शन 6 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स तक, और सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स तक। तो जनाब अब सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ फ्रॉम वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। जी सर, इसके बारे में क्या कहते हैं? ये सवाल कैसा है पास्ट पैटर्न के लिहाज से, कैसे इसको देखते हैं आप? जहाँ तक तो इसका डिफ़िकल्टी लेवल का ताल्लुक है, ये सवाल नंबर 2 का कोई रिश्तेदारी है। यानी कि दूसरा सवाल है जिसमें बच्चों को थोड़ा चैलेंज आया होगा, जिसने बच्चों को तंग किया होगा। जैसे मैं बता रहा था शुरू में, जो इजी मार्क्स स्कोरिंग जो सवाल है उनमें से एक, शायद इसको मैं क्लासीफाई नहीं करूँगा बच्चों की ज़ुबान में। सबसे पहले अगेन मैं तो बच्चों को अगर मैं क्लास में जब कराऊंगा यही कहूँगा, पहले तो पढ़ो ये रिक्वायरमेंट क्या कहना है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन, फिनिश गुड्स की स्टॉक की वैल्यूएशन। एक चीज़ यूनिट्स चाहिए, दूसरी चीज़ रेट चाहिए। पहले यूनिट्स पे जाओ फिर रेट पे देखो। अगर हम यूनिट्स पे जाएं तो इसमें यहाँ पे अगेन जैसे हमारी पहले भी डिस्कशन हो रही थी, बड़ा इंटेलिजेंटली मजेदार उसने अंदाज में कैलकुलेशन करवाई। अच्छा सवाल है। बता रहा है कि जी जो प्रोडक्ट एक्स है उसमें मटीरियल ए लगता है, प्रोडक्ट वाई जो है उसमें बी और सी ये दोनों लग रहे हैं। अब यहाँ पे उसने ये बता दिया है कि जो मटीरियल एक्स प्रोडक्ट एक्स है, इसमें जो मटेरियल है वो कितना कंज्यूम होगा मटेरियल ए पर यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। इसी तरह वाई के बारे में भी उसने बता दिया है कि 5 और 3 लगेंगे केजी पर यूनिट ऑफ अ फिनिश प्रोडक्ट। अब यहाँ पे उसने नीचे जो स्केड्यूल दिया हुआ है रॉ मटेरियल्स का, इसमें उसने बड़ी मदद दे दी है। उसने परचेजेस बताया और इसके अलावा उसने क्लोजिंग स्टॉक बता दिया। ओपनिंग स्टॉक तो जीरो है ना, ओपनिंग स्टॉक जीरो है, कमेंसिंग बिजनेस कमेंस हो रहा है। तो परचेजेस मेरे पास अवेलेबल हैं, क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है। यहाँ से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि रॉ मटेरियल टोटल कितना कंज्यूम हुआ होगा। टोटल कंज्यूम प्रोवाइडेड है, सबका आ गया। और इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये भी है, ये अगर मैं ए की सिर्फ बात करूं तो रॉ मटेरियल कंज्यूम टोटल है, उसको अगर आप 6 से डिवाइड करें तो आपके पास 6 केजी है, तो उससे डिवाइड करें तो आपके पास प्रोडक्ट एक्स की टोटल प्रोडक्शन आ जाएगी। अब आप जब बी और सी की तरफ जाएंगे ना, चाहे आप बी से वर्किंग कर लें चाहे सी से वर्किंग कर लें, बराबर दोनों से करने की जरूरत नहीं है आपको, प्रोडक्ट वाई की आपके पास प्रोडक्शन आ जाएगी। तो ये देखें
फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन आ गई, फिनिश गुड्स का सेल यूनिट्स आ गए, वो गिवन है, तो सर क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स आ गए। बस उसमें ख्याल ये करना है कि इसमें सेल यूनिट्स में वो डैमेज यूनिट्स भी शामिल हैं, उनका हमने ख्याल क्योंकि उसने बताया हुआ है कि दीज आर विद ट्रिपल ए। हाँ जी, वो बिल्कुल ऐसे ही है, जो डैमेज यूनिट सेल में शामिल है लेकिन वापस आ चुके हैं हमारे पास, आपके पास है, स्टॉक में मौजूद, वो हमने वापस ऐड करके लादा से शो कर देंगे। बिल्कुल, तो ये यूनिट्स की कैलकुलेशन है। जब हम वैल्यूएशन पे आएंगे तो ये तमाम के तमाम वही वैल्यूएशन के उसूल हैं जो कि बच्चा पढ़ता है, और ये इसलिए भी मतलब इतना डिफिकल्ट ये मैं उस लिहाज से नहीं कहूँगा क्योंकि ये बच्चा इंट्रोडक्ट अकाउंटिंग में भी पढ़ के आ रहा होता है, यहाँ पे भी वही उसूल हैं। बस यहाँ पे ये है कि जो हमारे डैमेज यूनिट्स हैं उसके ऊपर थोड़ी एनआरवी टेस्टिंग का मामला करना पड़ेगा, क्योंकि उसने बताया हुआ है कि रिवर्क करने होंगे इन ऑर्डर टू। बेसिकली हमने यूनिट्स प्रोड्यूस हमने बना लिए हैं, कॉस्ट हमें गिवन है, तो यूनिट प्रोड्यूस के हमने कॉस्ट ले लेनी, वहाँ से कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, जो गुड यूनिट्स हैं वो कॉस्ट पे चले जाएंगे, और जो डैमेज यूनिट्स हैं उनकी एनआरवी हो जाएगी। एनआरवी का तरीका उसने बता दिया है कि उस पर फर्दर रिवर्क करके हम उनको बेच सकते हैं फुल प्राइस पे। तो थोड़ा सा जो बात जैसे सर ने कही कि सोचने वाला काम जरूर था, लेकिन इट वाज ऑनेस्टली इट वाज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। बच्चे इसको बड़ी आसानी से, जो मैं कहता हूँ ना कि भाई 3 दफ़ा सवाल नहीं समझ रहा 4 दफ़ा पढ़ लो, जो मुश्किल सवाल है उसको 4 दफ़ा भी पढ़ना पड़े पढ़ लो, आपको समझ आ जाता है और हो जाता है। ये सवाल ऐसा था शायद जिसको बच्चों को 3 से 4 दफ़ा पढ़ना चाहिए था, बाकी आसान सवाल आते हैं ना 2 दफ़ा पढ़ के भी हो जाते हैं, मुश्किल सवाल है 3-4 दफ़ा पढ़ना पड़ता है फिर आपको जाके समझ आता है। तो ये वैसा सवाल था जिसको हम कह सकते हैं, लेकिन स्टिल ये क्वेश्चन नंबर 2 के मुकाबले में काफ़ी आसान था, उस वो ज़रा ज़्यादा मुश्किल आता है एज अ स्टूडेंट अगर हम देखें तो क्वेश्चन 7 उसके मुकाबले में काफ़ी आसान रहा। सर क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में क्या कहते हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल, ये तो कंपलसरी सवाल होता है हमारे हर पेपर में, इसमें भी आ गया 20 नंबर का आ गया। सर ये भी एक तो सवाल नंबर 5 और 6, और यहाँ से सेक्शन बी से सवाल नंबर 8, ये अगेन हाईएस्ट रैंक पे था मार्क्स गिविंग के पॉइंट ऑफ व्यू। नो को भी शामिल कर लें, नो को भी शामिल कर लें, इसीलिए ओवरहेड का है, सीक्वेंस पे आएगा, जब सीक्वेंस पे आएगा ना फिर इस पे भी बात करेंगे। तो क्वेश्चन मुझे अभी भी याद है, एक ओल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सवाल था, आपको तो डेफिनेटली याद होगा। एबीसी लिमिटेड का सवाल था, एक प्रोडक्ट 3 प्रोसेसेस से निकलने के बाद बन रहा है, उसने 3 प्रोसेसेस दिए हैं और कहा है तीनों के प्रोसेस अकाउंट बनाओ। इट वाज अ वेरी लेंथी क्वेश्चन, और वो कुछ नहीं था सवाए इसके कि उसमें लेबोरियस काम। तो मैंने ना 2-3 एडिशंस में इसको किताब की जीनत बना के रखा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बच्चों के कैफ 3 का लेवल है, अब तो कैफ 8 भी नहीं है, तो इसको फिर निकाल देना चाहिए। लेकिन बहरहाल इसमें एज फार एज द आप बात करें ना कि कुछ नई चीज़ है, एक चीज़ भी नई नहीं है, एक चीज़ भी, लेकिन इट वाज ऑल इन ऑल लेबोरियस वर्क दैट द स्टूडेंट्स हैड टू डू। 2 डिपार्टमेंट्स हैं और यहाँ पे उसने नीचे से कहीं स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि आपने ए की करनी है या बी की करनी है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सो इट्स क्वाइट अंडरस्टूड कि आपने दोनों डिपार्टमेंट्स जो हैं उनकी वर्किंग करनी है। इसमें एक बात जो मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ और वो ये है कि प्रोसेस कॉस्टिंग जब भी हम करेंगे, ठीक है, तरतीब उसकी यही है कि जब हम पढ़ते हैं एक ट्रेडिशनल अंदाज में कि पहले प्रोसेस अकाउंट है, फिर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स है, फिर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट है, फिर स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होता है, और साथ फिर जनरल एंट्रीज पास कर लेते हो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, एग्जामिनर के पास फुल गिरफ्त है कि वो चाहे तो तुम्हें किसी और चीज़ की मेन सोल्यूशन प्लान कैलकुलेट करने को कह दे, तुम्हारी वर्किंग में कुछ और चीज़ें चली जाएँ, क्योंकि बच्चों की आदत होती है कि उन्होंने प्रोसेस अकाउंट बनाना ही बनाना है, बहुत बच्चों की आदत होती है। फिर मैं उनको समझाता हूँ कि अगर एग्जामिनर ने ये कह दिया मुझे सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स बना के दो, कोई ज़रूरत नहीं प्रोसेस अकाउंट बनाने की। यू शुड इन फैक्ट लर्न टू डेवलप अ क्वांटिटी स्केड्यूल एज अ शॉर्ट वर्किंग। तो उस सूरत में आपकी स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स मेन बॉडी में चली जाती है, मेन सोल्यूशन प्लान में, बाकी चीज़ें वर्किंग में चली जाती है। फिर वो अगर वो कह रहा है कि यार मुझे ना बना के दो प्रोसेस अकाउंट, मुझे बस ये बता दो कि जो फिनिश गुड्स हैं उनकी वैल्यू क्या है, जो क्लोजिंग यूनिट्स हैं वर्किंग प्रोसेस उनकी वैल्यू क्या है, भाई क्यों बना रहे हो आप प्रोसेस अकाउंट? आपको ठीक है, कोई शक नहीं है कि ये स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन से ही पता चलेगा आपको। आपकी मेन सोल्यूशन प्लान ये होना चाहिए कि द वैल्यू ऑफ द फिनिश गुड्स, अब आप वर्किंग में चले जाओ, बनाओ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, बनाओ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, बनाए स्टेटमेंट वैल्यूएशन। तो इस तरह से बहुत दफ़ा पास में टेस्टिंग हो चुकी हुई है। उसने इसी तरह पूछा हुआ है कि कंप्यूट करें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, फिर कहता है कि वैल्यू बता दो मुझे फिनिश गुड्स, वर्किंग प्रोसेस, अब नॉर्मल लॉस की। दोनों डिपार्टमेंट्स में उसने बताया हुआ है। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस के बारे में इंस्पेक्शन भी उसने कही हुई है कि इंस्पेक्शन की स्टेज पे हो रही है 90% पे, जो एक कैच है दोनों डिपार्टमेंट्स में। ज़ाहिर है मटेरियल शुरू में ऐड हो रहा है, ये भी नॉर्मल होता है, और नॉर्मल लॉस 5% ऑफ द यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट है। मैं लिंक के लिए बच्चों को बता दूं, पहले ये कहाँ टेस्ट हो चुका है जी, रावी लिमिटेड का सवाल है, ये पॉइंट वहाँ पे टेस्ट हो चुका हुआ है कि इंस्पेक्शन भी हो रही है, और वहाँ पे मेरा ख्याल है इंस्पेक्शन 100% स्टेज पे थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ मैं उसको रिकॉल अगर मैं गलत नहीं कर रहा तो। यहाँ पे क्लियर ट्रांसफर्ड आउट या ट्रांसफर्ड आउट की फिगर सामने पड़ी नजर आ रही है। एग्जैक्टली, डिपार्टमेंट ए से 140,000 हुए हैं, डिपार्टमेंट बी से 120,000। बिल्कुल। सो नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन में यू शुड हैव मल्टीप्लाइड
5% विद द यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट फॉर बोथ द डिपार्टमेंट्स, ताकि नॉर्मल लॉस आ जाता। हाँ, जो इंस्पेक्शन हो रही है उसका इम्पैक्ट एबनॉर्मल लॉस या गेन की कैलकुलेशन पे जाना था, क्योंकि हाँ वैल्यूएशन पे, क्योंकि जाहिर है जो एबनॉर्मल लॉस या गेन की वैल्यूएशन है उसके लिए उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन इज इक्वल टू द स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन। तो ये मामला था, सिर्फ लंबा सवाल था एंड इट वाज वेरी इजी टू सॉल्व। एक जो चीज पहले नहीं टेस्ट करता था इसका की, लेकिन वो कैन दैट इज नॉट डिफिकल्ट कि उसने जो पहले वो स्क्रैप वैल्यू देता था पर यूनिट, और यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू टोटल लॉस दे दीजिए 4 मिलियन और 6 मिलियन। तो आपको करना क्या था कि नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स को अलग-अलग करके, ये जब इन दोनों में मुझे लगता है नॉर्मल लॉस ही आ रहा था डिपार्टमेंट्स में, तो आपको ये जो स्क्रैप वैल्यू है उसको स्प्लिट करना था। नॉर्मल लॉस की आपकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो आपकी आपको पता है कि कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन में शामिल हो जानी थी। तो ये एक छोटी सी आप कह रहे हैं थोड़ी सी जिसने वेरिएशन डाली थी, बट दैट वाज अगेन नॉट एट ऑल डिफिकल्ट टू हैंडल। तो इजी क्वेश्चन जी, इसी क्वेश्चन के बारे में बच्चों जैसे कहा था, जैसा कि इलस्ट्रेशन लेवल क्वेश्चन था, इस तरह की कितनी इलस्ट्रेशन कई किताबों में अवेलेबल होती हैं, इलस्ट्रेशन लेवल क्वेश्चन था, स्वाय लेबोरियस होने के कोई इसमें बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 9 जनाब, ओवरहेड्स पे, ये भी एक रेगुलर फीचर है हमारे पेपर में, हर अटेम्प्ट में तकरीबन प्रोसेस कॉस्टिंग ओवरहेड क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसके बारे में क्या कहते हैं जी, ये क्या है? एक तो ये है कि बच्चों की तो चलो एक्सपेक्टेशन थी ही थी, मेरी भी एक्सपेक्टेशन थी कि एबीसी कॉस्टिंग के टेस्ट होगा, क्योंकि आपको याद होगा जब पहली दफ़ा जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था कैफ 3, तो एबीसी इट वाज नॉट कंफर्म एट ऑल कि यार इसके साथ क्या होना है। फिर मेरा ख्याल है को महीना 2 महीने पहले आईकैप की क्लैरिफिकेशन आई थी कि एबीसी कॉस्टिंग इस दफ़ा नहीं आएगा, यस इट्स पार्ट ऑफ सिलेबस। तो द लास्ट अटेम्प्ट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट इन विच इट वाज प्रोबेबल कि टेस्ट हो जाएगा, और फिर भी टेस्ट नहीं हुआ। तो फिर मैंने बच्चों को कहा समझ जाओगे क्या मतलब है लेकिन अगेन इट वाज नॉट टेस्टेड। उसकी वजह किसी एक टीचर का मैं कोई इस तरह मेरी खैर ऑनेस्टली मेरी स्पीकिंग, मैं लास्ट मोमेंट क्या क्लास में भी गैसेज वगैरह नहीं देता, लेकिन कल किसी टीचर ने कोई पता नहीं लास्ट मोमेंट गैसेज रिलीज किए, तो उसमें बड़ा ज्यादा एम्फसाइज था एबीसी जरूर करना, वो तो बस समझो आया खड़ा है। तो मैं इस चीज से बड़ा अवॉइड करता हूं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि यार अगर ओवरहेड्स के 4 स्टेप्स हैं, डायरेक्ट एलोकेशन है, अपॉर्शनमेंट है, रीअपॉर्शनमेंट है, एब्जॉर्प्शन। जब आपको एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया तो एबीसी काहे का कोई टॉपिक नहीं रही है। तो बहरहाल चलें, ओवरहेड्स आ गया, और अगेन मैं अगर इसको तरतीब से लेके चलूँ 16 नंबर है, लेकिन 16 नंबर को अगर हम बांटें, उसने तंग किया होगा एंड पे जो यहाँ पे इक्विवेलेंट यूनिट्स दे गया ना, इन प्रोसेस ओपनिंग क्लोजिंग यूनिट्स, ये क्या चीज़ आ गई है, उसको आप छोड़ दें। बच्चा घबरा गया, उसको छोड़ दें, वो तो आखिरी 2 नंबर है, वो तो एब्जॉर्प्शन का पार्ट है कि यार क्या करना है तो क्या नहीं करना। 3 आपके प्रोडक्ट्स हैं और वो अलग-अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स पे बन रहे हैं, इसके अलावा सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। डायरेक्ट एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट और रीअपॉर्शनमेंट ये तो सिक्योर करें। आपके 12-13 नंबर तो यहाँ 13-14 तो यहाँ नहीं भी आता तो यार दफा करो उसको, वो आखिरी 2-3 पॉइंट है। बहरहाल अगर हम स्टेप वाइज चलें तो सर डायरेक्ट एलोकेशन तो वैसे उसने खुद करके हुई पड़ी है। फिर जो अपॉर्शनमेंट होनी है, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी है, 5 है। तो गिवन जो बेसिस हमें नजर आती हैं वो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, लेबर ऑर्स है, मशीन ऑर्स है और एरिया है, तो उसमें रेलेवेंट बेसिस को सिलेक्ट करके हम अपॉर्शनमेंट कर सकते हैं, में से सूटेबल लेनी है, जो सूटेबल लगती है। और उस पे 12 बच्चों से बात की जाती है कि ज़रूरी नहीं है कि एक खर्चे ने हमेशा इसी बेस पे मोस्ट परफेक्ट पे बात की जाती है, और उसमें कोशिश की जाती है बच्चों के साथ, एक एग्जॉस्टिव तो कभी नहीं बन सकता, लेकिन एक अच्छी लिस्ट बच्चों को शेयर कर दी जाए कि भाई ये पॉसिबल बेसिस हैं जो कि एग्जाम में आ सकती हैं, तो आप सिलेक्ट करके अपोर्शन कर सकते हो। फिर आगे मदद देता है हमें रीअपोर्शनमेंट में, और बताता है कि साइमल्टेनियस से करना है, इधर उधर नहीं जाना। अच्छा, ये भी बच्चों का अक्सर मामला होता है। पिछली अटेम्प्ट में एक बच्चे ने कहा कि सर ये सवाल था तो उसने तो कहा हुआ था साइमल्टेनियस, मैं ना एज्यूम कर रहा हूँ कि रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने कहा यार मुझे एक बात बता, एजम्पशन तो तब लेते हैं कि जब वो कुछ बता ही ना रहा हो, तो फिर आपको होता है जैसे मुझे नहीं बताया 5 वेटेड एवरेज है तो मैं परेशान हूँगा, मुझे नहीं बताया कि हमने रीअपोर्शनमेंट साइमल्टेनियस से करनी है या मैंने रिपीटेड से करनी है, जब वो खुद कह रहा है फिर काहे की एजम्पशन है। तो बहरहाल उसने साइमल्टेनियस हमें बता दिया है। उसके बाद लास्ट स्टेप पे हमने उसको देखना था कि हम इसको कैसे लेके चलते हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल कॉस्ट आनी चाहिए फॉर ईच प्रोडक्ट में। तो आ गई ना एबीसी में ओवरहेड्स आ गए। नीचे मटेरियल के लिए उसने रॉ मटेरियल कॉस्ट ऊपर दे दी, सबसे ऊपर जो सेकंड ग्रेड को हम देखें। फिर इसके अलावा लेबर के घंटे हर प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए गिवन है, और नीचे रेट उसने दिया है डायरेक्ट लेबर के लिए 300 पर आवर, और आगे फिर आप उसकी कॉस्टिंग वगैरह। बेसिकली एबीसी डिपार्टमेंट्स की टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट बन जाती है, और वही प्रोडक्ट्स की भी है, उनको वही प्रोडक्ट की कॉस्ट आप नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड करना है, जो कि सिंपली यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक प्लस यूनिट्स ट्रांसफर्ड माइनस ओपनिंग स्टॉक, यहाँ से आपके यूनिट प्रोड्यूस आ जाने हैं। तो टोटल कॉस्ट डिवाइड विद यूनिट्स प्रोड्यूस, यहाँ पे कॉस्ट पर क्योंकि ये लिंक इंपॉर्टेंट था कि हर डिपार्टमेंट में एक अलग प्रोडक्ट बन रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये जनाब मेरे ख्याल में डिस्कशन थी, और मुझे लगता है कि जैसे मैंने स्टूडेंट की बारे में फीडबैक ऐसी थी कि बड़ा ओवरऑल आसान पेपर था, तो मतलब मेरे हिसाब से जैसे ये वही जो हैशटैग की हम बात कर रहे थे कि जी इजीएस्ट पेपर ऑफ आईकैप हिस्ट्री, तो तकरीबन उसी कैटेगरी में फॉल करता है
कि आप 3 के लेवल में हम देखते हैं तो वेरी मच पॉसिबल 63 नंबर जैसे सर ने कहा बिल्कुल ही ऐसे होने वाले, 12-14 नंबर था सोच ही होने वाले, मे बी आखिर में 15-16 नंबर जो जिसमें ज़रा चैलेंज थे हमें नज़र आ रहे हैं, बट अगेन स्टेप वाइज मार्किंग है आपके लिए, तो 50 प्लस स्कोर करके पास होना है। तो मेरे हिसाब से हर एवरेजली प्रिपेयर्ड बच्चे को ये पेपर पास करना है इंशाअल्लाह। तो बच्चों इतना ही आज के लिए, बाकी इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात रहेगी आइंदा के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, जज़ाकल्लाह। My pleasure. अस्सलाम वालेकुम।